आप लेट कैसे हो गए ये बताओ। 5 बजे तक कोई मेमो वेमो देना हो सब तो एक आध दे सकते हैं आप। 5 बजे के बाद कुछ नहीं होगा। ओडी लिखे रहा क्या छुट्टियां नहीं लेते ओडी भी आते हैं। अच्छा व्यापम से भी रिटायरमेंट हुआ कि नहीं अभी? नहीं हुआ पे तो परमानेंट। कितनी बजे जाना आपको अगर समझ दो धनवासा है जी। ये शरद ने पकड़ रखा है मेरे को। आ रहा। चलो भैया इसलिए बोल के शरद ने पकड़ रखा है। इसलिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। इनका नाम ले देते नहीं, ड्यूटी पे उन्होंने काम दे रखा है। सारे काम बन जाते हैं। कल रात को चिल्लाए वाला क्या रात नहीं चिल्लाया नहीं। टाइम से ना निकल जाए। पता चला 10:30 बजे कॉलेज आ गए। ये छुट्टी के दिन आ जाते हैं। रविदास और बहुत सारी जानती रहती है ना। अभी 12 तारीख को अब तो मालूम है तो मेरा प्रोग्राम है। 2 तारीख को अभी तो जब फिर उस गार्ड से बोलता है खोलना है कुछ काम था। थैंक यू सर। मैडम वाला भी आ गए क्या करना था को माथे से लगाना है। बिटिया को दे दो। ये होगा स्मार्ट स्पीकर। क्या बात है। ये इसे देखिए एक ही स्मार्ट ने समझा के नहीं वो तो मेरे को पहले ही समझ गया था बोल ही नहीं रहा। दूसरी स्मार्ट ने बोला ये अगर भाभी जी नहीं सुनेंगी आपका कहना पूरा सुनेगी। जो आप बोलेंगी वही सुनाएगी वो बताएगी सारी चीज करेगी आपको। ऐसा है क्या? बोल के अलार्म सेट कर लो बोल। डेमो देने के लिए पहले इन दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम आधा पौन घंटा। वीडियो देखेंगे सेटअप करेंगे। अच्छा वो वाईफाई है घर पे? है बस उसको सेट कर देना है। वो कॉन्फ़िगर करना एक काम है। ये लोग अब कर देंगे फिर आपको सिखाएंगे फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल। हाँ अनिल। हाँ बैठना चाहिए। हाल में पहुंच गए काफी सारे लोग। हाँ निकल आया प्रोडक्शन से। वो अनिल की बोल दे देना बैग। नहीं तो चलो ठीक है वही करते हैं। क्या आपका चप्पल है? हाँ ये चल। चलो चैम्बर है। ये इसको भी रख लो। ले बेटा मोंटी। हाँ इधर ही वहीं ले चलो। वो रख दो उसमें ना। क्या लिया ना? अच्छा दोस्त अच्छा हाँ ये इनके संजीव सिंगल। अच्छा ओके उस दिन बात कर रहे थे। हाँ अभी मिनट की निकल गए। सितारिया जी का उनकी फैमिली का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम को आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय राव साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जैसे हमारी परंपरा है, सबसे पहले माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं सितारिया जी और उनकी फैमिली को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का स्वागत हो रहा है। मैं आदरणीय राव साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और साथ में अर्जुन सर भी मंच पर आए। बहलोट यहाँ के हमारे सितारिया जी हैं। आज से 60 साल पहले की आप एक
अंदाजा लगाइए उस समय शिक्षा की क्या व्यवस्था रही होगी, कितना संघर्षमय जीवन रहा होगा। वहां से निकलने के बाद माँ ने बस एक ही सीख दी थी कि खाना यदि धीरे धीरे बनता है तो स्वादिष्ट बनता है, नहीं तो जल जाता है। वहां से आने के बाद उनका जो जीवन है, पूरा जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा, इसके बावजूद भी हम उनके व्यवहार में, उनके आचार में, उनके विचार में जो सादगी देखते हैं वो देखने लायक ही है, सीखने लायक ही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस विषम परिस्थितियों में उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय सितारिया जी को और उनको ऊर्जा प्रदान करने वाली आदरणीय भाभी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। दिलीप पटेल है क्या? मंच पर मैं आदरणीय प्रिंसिपल महोदय राव साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सितारिया जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय जैन सर से निवेदन करता हूँ पूर्ण स्वागत करें। छोटा वाला अब आपका नाम सर छोटे वाले ऊपर ही हो जाएगा। इमरजेंसी वाले कंटिजेंसी। मैं ललिता मैडम से निवेदन करूंगा कि वो भाभी जी का स्वागत करें। उस द्वारा स्वागत करें। पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, ये भी बहुत आनंददायक क्षण होते हैं। उनका बेटा बेटी अंकिता, दोनों MBA हैं और आज दोनों लोग सभी डॉक्टर तुलीप को आमंत्रित कर रहा हूँ और सभी को मैं आप आमंत्रित करता हूँ कि फूलों के द्वारा सबका स्वागत करें। मेरा दुकान चले आगे। वजीर सर बस ऐसे ही मजबूती बनी रहे। जो भी लोग स्वागत करना चाहते हैं जल्दी में मंच पर आ जाएं। जोड़ी का हाईलाइट है। सर के बारे में बता दूं मैं कि हमारे ससुराल के गांव के पूरे
पूरे परिवार को इतने अच्छे से जानते हैं। इनके पिताजी से मेरा कई बार मिलना हुआ और आप उस जमाने की बात 50 साल पहले की बात समझें, मतलब हमारे पिताजी और इनके पिताजी में बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनके जो वक्तव्य होते थे, जो बातचीत होती थी, वो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात होती थी और बहुत अच्छा ओहदा गांव में उन्होंने अचीव किया और उनके द्वारा जो संस्कार दिए गए उनसे इनके पूरे परिवार की, मतलब आप समझने जैसा है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे संस्कार पूरे परिवार को दिए। इनके भाई डॉक्टर्स हैं और बड़े भाई हमारे कमिश्नर, हाँ बड़े भाई कमिश्नर रहे हैं और अच्छा अच्छा GM है अभी। तो पूरा परिवार बहुत अच्छा अचीवर है और बहुत ही इनके मतलब मैं क्या बोलूं जो इन्होंने अचीवमेंट किया हुआ है और पूरे परिवार से बहुत कुछ सबक और शिक्षा लेने जैसी बात है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये अभी कौन है ये पता है? शिक्षक नहीं, शिक्षक नहीं, अभी तो कुतवार टूट गया। मुख्यमंत्री के OSD हैं। तो हमेशा इसी प्रकार के अंग हैं और इसी प्रकार के अंग रहेंगे। सर थोड़ा बुके ये हमारे बड़े साले साहब के चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि संघर्ष के बाद जब आप देखते हैं तो आपके व्यवहार में, आचार में, सभी में परिवर्तन होता रहता है। सितारिया जी बहुत सारी कमेटियों में रहे, 2 बार उन्होंने MBA कराया अपने नेतृत्व में। एक बार तालियां बजा दीजिए। प्रोडक्शन का MBA जो हुआ था वो सितारिया जी के कार्यकाल में ही हुआ। इसके पहले वो ब्यावरा में भी MBA करवा चुके थे। उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया, हर कमेटी में रहे, व्यापन से लेकर चुनाव से लेकर एग्जाम में, ड्यूटी में आप देखोगे सबसे पहले पहुंचने वाले वही जिन्होंने अपनी, शायद मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी कभी एक्सचेंज भी की होगी। तो जिस समर्पण भाव से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, आज आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति से ये प्रदर्शित हो रहा है। उनका सभी से बहुत ही अच्छा परिचय रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संघर्षमय जीवन से आगे बढ़ना ये अपने आप में भी एक प्रेरक प्रसंग है। वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहे हम लोगों के बीच में, क्योंकि ज्वाइनिंग तो उनकी हमारे साथ हुई। हम सोचते रहे हमारे साथ के ही हैं,
हमारे साथ में ही बैठते थे, लेकिन आज उनका रिटायरमेंट देख के हमें आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने बहुत बाद में सर्विस ज्वाइन की। और कई बार ये होता है कि ज़िंदगी में जब आपको आगे बढ़ना होता है तो आप धीरे धीरे भले ही आगे बढ़ें, लेकिन चुनौतियों को इस तरह से आप सॉल्व करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। उन्होंने इतना काम किया, इतनी जगह पे काम किए। तो मैं स्वप्ना मैडम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि उनका लास्ट तक पता ही नहीं चला कि वो मैकेनिकल में है कि प्रोडक्शन में है। जब हमें एनबीए में जरूरत होती तो मैकेनिकल में रख लेते थे। प्रोडक्शन वाले भी बहुत कंफ्यूज रहे और बाद में बुरा भी मान गया हम लोगों से, इनके कार्ड में लेक्चरर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो वेरीफाई कर लें। स्थापना में उनका लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। और जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, आर्थिक कमी जो आपको सबसे ज़्यादा करती है, जब आप उससे पार हो जाते हैं तभी आप एक आदर्श छात्रवृत्ति प्रभारी के रूप में काम कर पाते हैं। तो उनका जो अनुभव है वो जिंदगी में छात्रों के हित में किस तरह से काम किया। 2009 की पहले की स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। और मैं आशीष पुरिया जी को यहाँ पर बधाई भी दे रहा हूँ, जिनको ये चार्ज मिला हुआ है। देखा भी होगा, फायरिंग वर्क वगैरह देखा होगा सबका, जिस तरह से उन्होंने काम किया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, छात्रों से हम जब फीस लेते हैं तो हमें लगता है कि फीस छात्र दे रहा है, जबकि 90% छात्र जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी फीस सितारिया जी के माध्यम से तो IRG में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जिस भले ही वो डांट के बोल रहे हैं लोगों से, लेकिन चाहते ही है कि उनका काम हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि जीवन में यदि आपको, मतलब मुझे लगता है कि जो अंबेडकर जी की प्रेरणा जो उनको मिली है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, और इसी दृष्टि से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश की। और आज दोनों, एक IIM श्रीनगर से, जम्मू से MBA किया हुआ है बेटी ने, और बेटे ने सिम्बायोसिस से MBA किया हुआ है, और दोनों अपनी लाइफ में पूरी तरह से मस्त हैं। तो मैं उनके जीवन के ऊपर इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ चूँकि हम लोग तो बहुत जूनियर हैं उन लोगों से एज में, लेकिन उनके साथ के, उनके समकक्ष जो उनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं आदरणीय हिमांशु तिवारी जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने उद्गार प्रस्तुत करें। और सितारिया जी का समस्त परिवार, अरविंद जैन साहब और सारे मित्रों, जब ये मुझे बुलाता है राजीव बोलने के लिए, तो मुझे वो गालिब का एक शेर है कि गोया के हाथ में कोई जुम्बिश नहीं रही, रहने दो भी सागरों मीना मेरे आगे याद आ जाता है। पहली बार लिख के लगा, कहानियों से ज़्यादा नाटकीय होती हैं। कहते हैं कि लाइफ इज़ मोर ड्रामेटिक देन फिक्शन। हम में से हर व्यक्ति के पास अपनी उसकी खुद की एक कहानी है, अद्भुत कहानी है, और सबके पास अपनी एक कविता है। जब सितारिया जी के बारे में मुझसे कहा गया कि इनके बारे में तो आपको कुछ बोलना है, तो मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारी ऐसी कविताएं याद आई जो कभी पढ़ी थी कि श्रद्धेय अटल जी ने लिखा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, या महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या फिर मंजूर हाशमी ने लिखा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर भी लेकर चिराग जलता है। अपनी योग्यता और अपनी संघर्षशीलता की मशाल के सहारे जीवन के अंधेरों से लड़ते हुए सितारिया जी ने, जैसा इन्होंने भी मुझे बताया और मेरे लोगों से भी सुना, कि अपनी ज़िंदगी की किताब का ज़्यादातर हिस्सा इन्होंने अपनी मेहनत और जिद से लिखा हुआ है। हालातों के साथ लड़ने वाले व्यक्ति में, जैसा राजीव कह रहा है कि अक्सर कठोरता भी आ जाती है, कटुता भी आ सकती है दुनिया के लिए, लेकिन सितारिया जी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने दिया। हमेशा मुस्कुराता हुआ सौम्य सा चेहरा, बातों में विनम्रता और शांत धीर व्यवहार, ये जब भी मिलते हैं अच्छा लगता है। ये जब भी मिलता है तो कहते जाने तुम में बात है कैसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। एक बड़ा अच्छा शेर है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रेरक और अनुकरणीय व्यक्तित्व के साथ हमने काम किया है। सचमुच मतलब मैं कई बार जब लड़कों को जब देखता हूँ जूझते हुए, तो मैं उदाहरणों में नाम न लेते हुए उदाहरण देता हूँ कि ऐसा भी होता
होता है, ऐसा भी कर सकते हो। तो वैसे जिंदगी एक लगातार लिखी और पढ़े जाने वाली किताब है। अभी तक के अध्याय लिखे जा चुके हैं और आगे के लिखे जाने बाकी हैं। सितारिया जी किताब अभी जारी है। तो मैं श्री सितारिया जी को उनके रिटायरमेंट पर बधाई देता हूं और जीवन के अगले स्वर्णिम अध्यायों को लिखने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वैसे ऐसा भी कहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट कहते हैं कि पार्टी, सबसे अच्छा पार्टी का समय शुरू होता है जो जिंदगी में सबसे लंबी चलती है। तो उस पार्टी को एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। सभी को बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। रात क्या होती है हमसे पूछिए, रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप क्या सोए सवेरा हो गया। लेकिन संघर्ष करने वालों के साथ में जो स्थिति है उसके करने के लिए आपको है ना बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से संपर्क बनाना पड़ते हैं और इतना घुलना पड़ता है, आपका व्यक्तित्व आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे जब आप काम करते हैं, जब आदमी रिटायर होता है तो ये बाद में पता चलता है कि रिटायरमेंट कब हो रहा है, लेकिन उसके कुछ लक्षण समझ में आने लगते हैं। कुछ लोग तुली साहब के पास बैठना शुरू कर देते हैं, छुट्टियां लेना लगते हैं, घर का काम शुरू हो जाता है और अंत में जाके जो उनको राहत मिलती है वो जड़िया साहब के पास आ जाते हैं। तो मैं जड़िया साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। काफी वक्त आपके साथ भी गुजरा है सर। छोटे पैदा महोदय, ऐसा राजीव ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा आप लोग हंस के उसमें और कुछ डाल रहे हैं भाई। ऑलरेडी सितारिया सर, राइट, एक मिनट इस फोन का बहुत मैं क्या मैं एक मिनट ज्वाइन करता हूँ। तो मैं छोटे प्रिंसिपल सर से आग्रह करता हूँ इस कमी को पूरा करें जो अभी बीच में व्यवधान आ गया। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, जितने भी व्यवधान आते हैं। पहले तो जरूरी है वो बोलो फिर बोलूँगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, श्री आज सेवानिवृत्त हो रहे श्री सितारिया जी एवं उनके परिजन एवं संस्था परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, श्री सितारिया जी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और मृदुभाषी सदस्य रहे हैं इस कॉलेज के और हम सब उनका सम्मान करते हैं। हमारे साथ करीब 18 साल से जब से वो आए हैं तब से ही हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो मैंने आपको अभी कहा वो सब मैं उनके साथ मैंने पाया है, इसीलिए मैंने कहा। अभी जैसे राजीव जी कह रहे थे बार बार कि संघर्ष से ही जीवन, मतलब क्या होता है, जीवन में सफलताएं पाई जाती हैं। तो मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना ये है कि अपना लक्ष्य सामने रखिए, फिर जो करना पड़े वो करें। जरूरी नहीं है वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आप पैदल चल कर ही जाए। जब हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता तो पैदल कर चलिए। तो जरूरी नहीं कि संघर्ष ही करना पड़े सबको। मुझे लोग कहते हैं बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं, ऐसा नहीं। जैसा मिले वैसा करो, है ना। तो सितारिया जी को आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना स्थान में। मेरी बात है आदरणीय सितारिया सर और सभी उपस्थित परिवार की उपस्थित सभी जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी ओर से, अपनी संस्था परिवार की ओर से। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि शासकीय व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य निर्वहन के 3 चरण होते हैं। एक उसका शासकीय कर्तव्य, दूसरा उसका पारिवारिक दायित्व का निर्वहन और तीसरा उसका सामाजिक दायित्व का निर्वहन। शासकीय दायित्व का निर्वहन बखूबी आपने किया। एक सौम्य सरल मुस्कान धारण किए हुए जब आप प्रवेश करते हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं, किसी के अभिवादन का इंतजार किए बिना स्वयं अभिवादन करते हैं और इस खूबसूरती से आप जिनकी प्रारंभ करते हैं शासकीय सेवा इस तरह से करते हैं। सारे विभाग के लोग आपसे संबद्ध हैं। आपके पास जो काम है वो इस तरह का है कि सारे विभाग आपसे संबद्ध हैं
और किसी भी विभाग से कोई शिकायत आपके पास नहीं पहुंचती है। ये आपकी खूबसूरती कर्तव्य निर्वहन की है। एक बार तालियों से स्वागत है। दूसरा, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन, वो जैसा राजीव जी ने बताया, दोनों बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और तीसरा चरण प्रारंभ होता है इस चरण के पश्चात। जैसे ही व्यक्ति शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग करता है, वैसे ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उसे ज्ञात होती है। यही वो तिथि है जो उसे ज्ञात होती है। और आज उस तिथि को आदिवार्षिकी आयु पूर्ण कर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था परिवार की ओर से, सभी की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सामाजिक जीवन आपका और वो कर्तव्य आप बखूबी निभाएं, इसके लिए मिले हुए समय का सदुपयोग करें। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन सर ने बोला कि आदतन बोल रहा हूँ सर, वैसे नहीं बोलते हैं। नहीं हो रहा। वैष्णो देवी जाने के लिए आप हवाई जहाज भी कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। जीवन में आपके यदि आर्थिक विषमताएं हों तो संघर्ष आपका बहुत कठिन हो जाता है। ये तो खैर एक अलग बात है। मैं एक वाकया जरूर सुनाऊंगा। मेरे पिताजी अभी बीमार चल रहे थे और उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई थी। उन्होंने सितारिया जी को पढ़ाया भी है। जब ये मिलने के लिए गए तो वो मुझे नहीं पहचान रहे थे, उन्होंने इनको पहचाना क्योंकि ये उनके प्रिय छात्र थे। उनका मोहन मुझे बताया, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे घर को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन चूंकि ये उस समय एक आदर्श स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे तो उन्होंने इनको पहचान लिया। तो ये बहुत मतलब उनके व्यवहार की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जिस दौर में भी रहे और जहाँ भी रहे वो हमेशा अपना सर्विस देने की कोशिश करते रहे। इसके बाद यदि कोई अपना उद्गार प्रस्तुत यहाँ करना चाहता है तो आ सकता है। इशारों को अगर समझो। शरद और हम भी काफी, सबसे पहले जब हम आए थे तो हम लोगों की हाइट एक जैसी है, तो लोग मुझे सक्सेना जी बोलते थे। बाद में ये गायब हो गए तो फिर लोग मुझे पहचानने लगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, जैन साहब और आदरणीय और प्रिय सितारिया जी, भाभी जी, परिवार के सभी सदस्य। सितारिया जी के साथ में जब से मैंने सर्विस ज्वाइन करी है, आई थिंक तब से ही मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि हमारी इंडक्शन की जो ट्रेनिंग थी वो साथ में हुई थी। हम यहाँ से गए थे और आप शायद पचोर से आए थे। वो उस समय से हम सर से परिचित हैं और तब से ही जो इनका हेल्पफुल नेचर है वो बहुत काम आया। इंडक्शन के समय में जो कुछ एक टीचर लोग कुछ काम देते थे तो इनका लेके चोरी करने में हमें मिल जाता था लिखने के लिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी काफ़ी हेल्प करी उन्होंने। नहीं जाना हो तो इनको बता दो धीरे से। अच्छा, बाकी डिपार्टमेंट में जब से आए हैं आते ही इन्होंने हमारा जो एक्रेडिटेशन था उसका काम देखा था। और उस समय ये इंचार्ज एचओडी होते थे जब हमारा एमबीए एक्रेडिटेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हुआ था, तो उस समय भी बहुत सहयोग दिया इन्होंने। सर यानी कुछ और काम नहीं करके हम लोगों ने जो भी किया सब चीज़ों के साथ में बिल्कुल पूरा विश्वास के साथ सिग्नेचर होते जाते थे कि भैया कभी इनके साथ इनके हाथ उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कभी कुछ अड़ंगा आ रहा हो। बाकी बच्चे लोग भी हम देखते हैं कि जितने भी पूरे कॉलेज के बच्चे हैं वो सर से बहुत खुश रहते हैं। पूरा स्कॉलरशिप का काम इतने अच्छे से देख रहे हैं। और मतलब पहले की बात
आगे नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अभी जो थे इतने चेंजेस आए, कंप्यूटर नहीं आते हुए भी कंप्यूटराइजेशन में इन्होंने पूरा काम करवाया है, पूरा कंप्यूटराइज्ड तरीके से स्कॉलरशिप वाला काम। और अच्छा, कोई भी हेल्प लेने में हिचकिचाते नहीं है और हेल्प करने में भी हिचकिचाते नहीं है। कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है तो आप इमीडिएटली पूछ लेते हैं, कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। और बताने में भी अगर हम कुछ पूछते हैं तो बिल्कुल सही ढंग से बताते हैं। और हेल्पफुल नेचर ऐसे भी है, जैसे मेरी मदर की तबीयत खराब थी तो सबसे पहले कॉलेज की तरफ से जाने वाले, देखने जाने वाले यही थे। उनको ब्लड की ज़रूरत थी तो चाहे शायद दे नहीं पाए थे, लेकिन पहुंच गए थे। तो अब ये जो घड़ी है हमारे लिए दोनों ही तरीके की है। खुशी इस बात की है कि ये पूरा सक्सेसफुल जीवन बिता के अब शांति के साथ नए घर में, जो इन्होंने नया भी बड़ा बना लिया है, उसमें रहने वाले अब। और हमारे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि एक हमारे बहुत ही अच्छे बड़े भाई मित्र, जो कि हमें रोज यहाँ पे इनकी जो मुस्कुराहट देख के हम लोग अपना स्ट्रेस भूल जाते थे, और स्ट्रेस हल्का करने के लिए मेरे बहुत काम आते थे वैसे ये। क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि कभी बुरा नहीं मानते, कुछ भी आप कैसे भी बात करो बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं, और बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेते हैं। तो यही अब है कि अब हमें एक कुर्सी खाली दिखेगी वहाँ पे, उस पर वैसे मेरी नज़र काफ़ी समय से थी, क्योंकि लड़की की अवकाश पाली हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें महसूस होगा कि जो नहीं होने से यहाँ पे अगर, लेकिन हम फिर भी आपसे विनती करेंगे कि आप हमारा सहयोग करने आते रहें, एटलीस्ट एक्सटर्नल के बन के आते रहें, जब भी हम आपको याद करें आप आए। धन्यवाद। रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग शुरू हो गई है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, किसको कब बनवाना है। कोई मना नहीं करते, किसी भी काम के लिए कोई मना नहीं करते। और जो लोग काम के लिए मना करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहता है कि अब क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि काम करो तो काम बहुत ही हल्का होता है। कहते हैं कि बात बात पर डरने वाले मेरी बात पर गौर करो, जिससे हम ज़्यादा डरते हैं वही दोबारा होता है। हमने एनबीए से डरे तो एनबीए हमें फिर से सामने आया, फिर से हमने किया। तो जिंदगी में कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप धीरे धीरे सब जगह चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। चाय आ गई है और चाय की गर्म गर्म चुस्कियों के बीच में ये कार्यक्रम थोड़ा चलता रहेगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कोई भी यदि अपने उद्गार प्रस्तुत करना चाहता है। नीरज भाई। प्राचार्य सर, मिलन सर, हमेशा सुनने वाले अरविंदन सर, सितारिया जी, भाभी जी, उनके परिवार के सदस्य और इस महाविद्यालय के सभी टीचर्स स्टाफ को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा वो मेरे सीनियर रहे हैं, क्योंकि मैं जीएसआईटी से पढ़ा हूँ, वो भी जीएसआईटी से पढ़े हैं। अभी सर ने संघर्ष की बात करी, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, हंसते हैं, सरल हैं। मैंने लगभग मेरे डिपार्टमेंट में 2010 से काम किया है स्कॉलरशिप का, मैं वहाँ प्रभारी हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं क्रोधित होता रहता हूँ हमेशा। मुझे कई बार शांत किया इन्होंने और मुझसे कहा कि बेटा जीवन में ध्यान रखना, क्रोधित होने से और आवेशित होने से हमेशा नुकसान होता है। तो लर्निंग होती है ना, टीचिंग और लर्निंग, मैंने बहुत सारा सीखा है इनसे। जब भी प्रॉब्लम्स आती थी तो हंसते हुए मिलते थे और मेरे कंधे बात रखते थे, काहे परेशान हो रहा है यार, आराम से कूल डाउन। मैं नया नया था, एनर्जी ज़्यादा है, क्या पता कब तक रहेगी मुझे नहीं मालूम। बहुत सारी एनर्जी है, नहीं निकल रही है, बहुत सारे माध्यम से निकल रही है। इस जीवन के अंदर संघर्ष मेरा भी बहुत बड़ा है। मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो पूरा घंटा निकल जाएगा, 2 घंटे निकल जाएगा, क्योंकि जब आदमी को आर्थिक तंगी होती है, उसके पास पैसे की कमी होती है, तो मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पापा बैंक में प्यून थे। तो सर से कई बार चर्चा हुई, हमने अपने गाँव के बारे में बताया
बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता मैं। सर ने बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनल भी बताई। तो अच्छे छात्र रहे हैं, पढ़ने में अच्छे रहे। तभी अभी सर ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मोहन करके बोला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम टीचर स्टूडेंट को कभी भूलता नहीं है। तो मैं भी एक स्टूडेंट जैसा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है, मुझे कार्य मिला छात्रवृत्ति का, तो मैं बहुत डरता था। मैंने बोला यार इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी होती है, CM हेल्पलाइन में शिकायत भी होती है, लेकिन जितनी बार भी गया उतनी बार सॉल्यूशन मिला। और कुछ पारिवारिक चीज़ें मेरी भी बहुत सारी ऐसी थी कि जिसकी मैं कई बार चर्चा भी करता था। उन्होंने कहा कि शरीर का भोजन तो सब लोग करते हैं, आत्मा का भोजन करना सीखो नीरज। तो मैंने शरीर का भोजन तो बहुत किया, शरीर के भोजन से भोजन करता आदमी चले जाता है। आत्मिक भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ें इनपुट में मिली, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर गया, तो मैं तो एक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। मोटिवेशन मेरे को इनसे बहुत मिला है। परिवार के ज़्यादा लोगों से तो मुलाकात नहीं हो भाई, हमेशा चर्चा करते थे कि मेरा बालक MBA कर रहा है, नीरज बालिका MBA कर रही है। तो सीखा, और अभी मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि सर आप खुश रहें, दीर्घायु रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, जो भी आपसे मिले वो भी खुश रहें, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और कुछ और भी चीज़ें बोलना चाहता था लेकिन समय थोड़ा सा कम है। और मैं चाहता हूँ कि सर समस्त संस्था परिवार के सब लोगों की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सर आपकी कमी खलेगी। इसलिए कमी खलेगी क्योंकि क्या होता है, हर विभाग से अटैच्ड हैं, हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते हैं। छात्र की वृत्ति के बारे में छात्रवृत्ति बताते हैं, तो मैं तो कभी जुड़ता नहीं था छात्रों से ज़्यादा, लेकिन मेरा भी नेचर ऐसा ही है। मैं आजकल लोगों से बहुत अटैच होता हूँ, क्योंकि लोगों से डिटैच हो गया तो लोगों से अटैच भी हो गया। अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्रक्रिया सतत मेरे साथ कर रही है वो। तो सर मुझे एज ए सीनियर आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आप छात्रवृत्ति प्रभारी रहे संस्था के, तो भी आपने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मुझे जो सिखाई, शांत रहो। क्या रहो? शांत। अगर आप मौन रहोगे, शांत रहोगे, तो यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद धीमे धीमे मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सर इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और परमात्मा कबीर साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, साहब हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नीरज नागवंशी जी भी जितने कर्मठ हैं और जितने बच्चों से जितना अपना ज्ञान और समय देने की कोशिश करते हैं, जितना भी उनके पास होता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले ही चाह रहा था ठीक है, अब आप अपने आप को रोक नहीं पाई। शोभना इस्तवाज मैडम को यहाँ पर आमंत्रित करो। थैंक यू सो मच। सबको बहुत अच्छे से अभिवादन और नमस्कार। मुझे नहीं लगता मुझे माइक की बहुत आवश्यकता है, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो ऐसी बात करूँगी। आवाज़ मुझे लगता है सबको आ रही होगी। 3 शब्द मैंने बैठ के सुने। मैं बहुत प्रिपेयर नहीं करती हूँ अपने आप को, जो आता मैं वही बोलती हूँ इन जनरल। मुझे एक शब्द आपके लिए बार बार सुनाई में आया, संघर्ष। मैं भी ऐसा मानती हूँ, हम सब शायद बहुत सारे लोग संघर्ष करके यहाँ पर आए हैं। सर जो तपता है वही पकता है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात जिसको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, इनका डिटर्मिनेशन की एक बात है। आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स हुआ सर के साथ, मैंने किया, FDP था वो। और 5 दिन के उस प्रोग्राम में जैसे कि एक प्रथा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करते बने, और सब बहुत हम सब करते रहे। बहुत सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने हम लोगों को सिखाई गई, और हमने वादा किया कि हम इन प्रैक्टिसेस को करते रहेंगे और कंटिन्यू इस ग्रुप में हम जुड़े रहेंगे, और हम जब जो भी एक्सपीरियंस करेंगे इसको शेयर करेंगे। फिर FDP खत्म हुई, फिर दूसरी प्रथा आई उसको लेफ्ट करने की, तो सबने व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर दिए। और 2-4 लोग शायद अभी मुझे इंक्लूडिंग मी, लेकिन अभी 3 साल में लगातार आशीष ने मुझे बताया कि सर अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं, और 3 साल से अकेले ही थम्स अप और अपनी प्रैक्टिस को हमारे लिए सीखने वाली बात है, क्योंकि हम बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं जिंदगी में। आपसे थमना भी हम सीखेंगे। तीसरी एक बात है जो सादगी के बारे में बार बार बोला जा रहा है, तो मैं कहूँगी कि माना कि सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। कि माना कि
अभी सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है, और ये आपको बहुत सूट करता है। और एक और चीज सीखी मैंने, और मुझे सीखनी भी चाहिए, शांत रहना। शांत इतने रहो कि आखिरी दिन तक किसी को पता न चले कि आप मैकेनिकल के थे कि प्रोडक्शन। ये सबसे बेस्ट था। आप स्वस्थ रहें, आप और स्वस्थ रहें, और हमारे यहाँ एक्सटर्नल बन के आते रहें। आपका हम हमेशा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से अब अपने प्रोग्राम प्रस्तुत कर दिए। बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि सितारिया जी थोड़े कंजूस भी हैं अपने उद्गार प्रदर्शित करने में। कभी बताते नहीं है फिट कैसे रहते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। आज सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, बस वो अपने काम में लगे रहेंगे। तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जिस एज में हम लोग दिख रहे हैं, वैसे अच्छे दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं ज़्यादा दिख रहे। तो घर वाले थोड़ा ज़्यादा समझते होंगे, उनको पता होगा कि भाई इनका व्यवहार, इनका आचार, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो उनके परिवार में से यदि कोई यहाँ पर अपने योगदान प्रस्तुत करना चाहते हैं, परिवार में से कोई बेटी या बेटा आना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां। पिता वो पेड़ है जिसकी छांव में हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, और उनके आशीर्वाद से आसमान छूने का हौसला पाते हैं। So, इसी पंक्तियों के साथ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का ये दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बेहद खास है और भावुक भी है। आज मेरे पापा मेरे रोल मॉडल अपनी नौकरी से विदाई ले रहे हैं, और लेकिन सच कहूँ तो पापा आप जैसा कभी कोई रिटायर नहीं हो सकता है। आपकी मेहनत, आपकी सीख, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। पापा, यू हैव ऑलवेज बीन द बैकबोन टू आवर फैमिली, एंड आपने हर मुश्किल को खुद झेला ताकि हम पर उसकी परछाई ना पड़ सके। आपने हमें सिखाया कि हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आपकी मेहनत ने हमें अब सपने देखना सिखाया। आपके त्याग ने हमें उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। पापा, आप बचपन से लेकर आज तक आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। अपने मुश्किल समय में हमेशा आपने हमारा साथ दिया, मुश्किल फैसले लेने में हमेशा हमारा साथ दिया। आपने हमेशा हमारा हर किसी परिस्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ा, और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि आज मैं जहाँ इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं आज जो भी हूँ मैं अपने मम्मी और पापा के बदौलत। Today, as you retire, it's not just the end of the career, but the beginning of a new chapter. अब तो वो वक्त आ गया है जब आप खुद के बारे में सोचें और अपनी सेहत के ऊपर काम करें। अब तक आपने सबके लिए जिया, अब मैं चाहती हूँ आप खुद के लिए जीने का वक्त आ चुका है। पापा, आज हम आप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। आपकी यह यात्रा सिर्फ आपकी नहीं थी, बल्कि हमारे पूरे परिवार की थी। Now it's time for you to relax and enjoy the things in the life. अब सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं
आप अपने इस नए सफर में उतने ही जोश और प्यार से हर दिन को जिएंगे। आप हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और आपकी खुशी हमारे सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू पापा फॉर बीइंग द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मेंटर एंड द बेस्ट ह्यूमन बीइंग वी नो। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। Congratulations on your retirement, Papa. And it's not the end, it's a new beginning. Very good. Thank you so much. सच्चाई से की गई बात बहुत ताकत होती है। हर प्रोग्राम का एक आउटकम होता है और इस प्रोग्राम का आउटकम यही था। मैं यदि अंकित आप कुछ बोलना चाहते हैं? अमित सॉरी। बच्चे जो फील करते हैं वो एक अलग ही एक तरीका होता है। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। अब इसको दूर करने के लिए मैं डायरेक्ट सितारिया जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। सितारिया जी आए और अपने उद्घाटन करें। सबों ने बोला मुझे ही मौका देना था, मैं कुछ कहूँ सितारे जी के बारे में, उनकी खूबियां गिनाऊं मैं आपको। मंचा सिंह सितारिया जी, आदरणीय भाभी जी, जैन साहब, ऑल फैमिली मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स। अपनी संस्था में जो मुख्य काम था स्कॉलरशिप का, कई लोगों ने बोला सितारिया जी ने बखूबी निभाया उसको और निभाते निभाते कई बार आप लोगों ने बोला सितारिया जी शांत थे, बिल्कुल नहीं थे शांत। सितारिया जी बड़े चंचल व्यक्ति हैं, वो आप लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता है। इसलिए मैंने बोला कि आप सबके भ्रम में अलग कर दूं मैं बिल्कुल एकदम से, क्योंकि सितारिया जी के साथ में मिस्टर पाराशर जब तक थे, उसके पहले सितारिया जी ने बताया 3-4 लोग और भी ट्रेन किया। जब पाराशर आए तो पाराशर पहले बहुत अच्छा काम करता था, बीच में दिव्येश पाराशर, फिर बीच में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, क्या हुआ उसकी प्रॉब्लम सितारिया जी झेलते थे, तो सितारिया जी की प्रॉब्लम उस समय सितारिया जी का रूप, उनकी वाणी, वो अगर आप सुनते तो आपको समझ में आता है सितारिया जी क्या व्यक्ति है। लेकिन इसके बावजूद भी सितारिया जी ने बड़ी खूबी निभाया सब कार्यों को। और अभी नए हमारे आशीष को भी उन्होंने ट्रेन किया और स्टूडेंट्स की कंप्लेंट सितारिया जी की ड्यूरेशन में कभी भी नहीं आई। सितारिया जी को जो भी कंप्लेंट रहती थी वो मेरे से और पाराशर से, 2 ही लोगों से कंप्लेंट होती थी, इसलिए कंप्लेंट नहीं होती थी उनको। और अभी उन्होंने फिर से एक और अच्छा काम ये किया कि जो मिस्टर यादव इनके साथ में काम कर रहे हैं सितारिया के साथ में, उनको भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेन कर दिया है। और सितारिया जी में एक बड़ी अच्छी खूबी ये भी है साथ में कि कभी भी मुझे कलेक्ट्रेट जाने का मौका नहीं दिया सितारिया जी ने। हमेशा बोला कि सर सारे काम मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं देख लूँगा वहाँ पर, है ना। ये सब सितारिया जी झेल लिया करते थे बंदी में गए तो वो बड़ी खुशी से उन्होंने सब काम किया। दूसरी बात, ऑफिस के बारे में सितारिया जी ने एक रिक्वेस्ट किया था मुझसे, तो जड़िया जी को भी तो बोल ही दिया है, तुली जी को जड़िया जी को जोड़ ही दिया था गुप्ता जी ने भी थोड़ी देर पहले। तो जड़िया जी, सितारिया जी ने बोला कि 1 महीने में कुछ पेमेंट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा आप उसको, है ना, ऑफिस की तरफ से। और अच्छी बात यह लगी मुझे सितारिया जी के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों वेल सेटल्ड है, IT फील्ड में बच्ची भी है और आप भी टाटा में काम कर रहे हैं, आप दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है, फैमिली वेल सेटल्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सितारिया जी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि रिटायरमेंट लाइफ भी उनका ऐसे ही बना रहे और हमारे कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स केवल उनको एज अ एक्सटर्नली नहीं, एज अ एक्सपर्ट लेक्चर में उनको इन्वाइट करते रहे ताकि वो आते रहे कॉलेज में और हमारे साथ में बैठ के टाइम दें। थैंक यू मच, थैंक यू। सर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जो आपने बोल ही दिया है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। एक प्रोग्राम हमने 15 मिनट का सोचा था कि 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर सितारिया जी को बुलाया हमने, फिर मैं चला गया।
अमूमन हम कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो हम ही बोलते हैं। मैं सितारिया जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। भाभी जी अच्छा, इसके पहले उनको ऊर्जा देने वाली भाभी जी को क्या चार सौ मैं मिसेस एनएफ से सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से और अपने आईवीएस सभी परिवार की तरफ से तहे दिल से पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईवीएस सभी संस्था के कर्मचारियों का तहे दिल से आभार शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। मैं अपने हस्बैंड को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के अनमोल 31 साल इस संस्था और जब एक व्यक्ति व्यस्त दिनचर्या का आदी हो जाता है और जीवन के इस मोड़ पर आकर संस्था में विदा लेना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। जहाँ एक बेदाग जॉब और कैरियर की खुशी होती है, कैरियर और रिटायरमेंट की खुशी होती है, वहीं एक खालीपन का एहसास भी शुरू होने लगता है। परंतु एक महिला के लिए रिटायरमेंट आसान है। वह अपने घर के कार्यों में, रसोई में, बच्चों के कामों में व्यस्त हो जाती है। पर एक जेंट्स के लिए व्यस्त दिनचर्या बिताना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि आज मुझे क्या करना है। इसलिए मैं सितारिया जी के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। कहने को तो कॉलेज से आपकी औपचारिक विदाई है आज, कहने को तो कॉलेज से आपकी औपचारिक विदाई है आज, परंतु साथ में थका देने वाली जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई है। बहुत बढ़िया। वो जिम्मेदारी सुबह सुबह जल्दी उठने की, जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाने की और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने की और ज़रूरी काम आने पर भी कॉलेज से छुट्टी ना मिल पाने की, कभी कभी बेवजह कॉलेज में रुकने की, घर देर से आने की, ये सभी जिम्मेदारियां आपसे जुड़ा होंगी। भाई साहब यहाँ से सही समय निकलते थे आप। एक दिन लेट नहीं निकले। कहने को तो कॉलेज से औपचारिक विदाई है आज, परंतु साथ में थका देने वाली सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई है आज। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, विदाई नहीं, ये तो शुरुआत है आज। सितारिया जी, जीवन की बहुत ही सुंदर सौगात है आज। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता है। बहुत मैं आपके रिटायरमेंट से बहुत खुश हूँ। पहले आप 90% समय कॉलेज में व्यतीत करते थे और अब 100% समय आपका मेरे पास हो। आ जाओ बेटा। काफी हद तक तो घरेलू जिम्मेदारियां मैं निभाती थी, अब आप उनको निभाएंगे। हाँ, अभी से सबलेट किया था, किक लगा था। रोटी मैं सितारिया जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। भगवान की इच्छा से हमें आपके सहारे मिले, भगवान की इच्छा से हमें आपके सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें जिंदगी में किनारे मिले। किन शब्दों में बयां करूँ आपकी मैं खूबियाँ, जो जिंदगी में आप हमें प्यारे। परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जैसा जिम्मेदार, रेस्पेक्ट देने वाला, इमोशनल, सोशल, जिंदा दिल और पूरे परिवार को एकजुट रखने वाला हम सफर दिया है, बल्कि बच्चों को सच्चा मार्गदर्शक और एक जिम्मेदार पापा, फ्रेंडली पापा, भाभी को प्यारा सा देवर, माँ को प्यारा सा बेटा और बहन को सुख दुख में साथ देने वाला भाई दिया है। इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए सुपरमैन है और सुपरमैन कभी रिटायर नहीं होता। मैं एक बार फिर संस्था का और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं उनको नहीं बुला रहा था। हालांकि हमने कई बार बातें सुनी हुई हैं
क्या क्या प्लानिंग की है भाई लोगों ने। सितारिया जी आ जाइए यहाँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, जैन साहब और इस संस्था परिवार के सभी वरिष्ठ साथी और मेरे परिवार से आए हुए सदस्य, सबका धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दिया, इतना बड़ा चढ़ा कर बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं। इतना बड़ा हूँ नहीं, इतनी मेहनत मैंने या इतना काम संस्था के लिए नहीं किया है। सब जो भी कुर्सी पे आए उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया और एक खूबी रही मेरी, मैंने होश संभाला उस दिन से। होश क्या संभाला, जिस दिन मैं पहले दिन पढ़ने गया था वो दिन मेरे को याद है। मोहल्ले के उस पार खेल रहे थे, इस पार घर था, दूसरे गांव जाते थे, भैया के साथ में है तो स्कूल चले गए। वहाँ जा कर के बोला मार साहब हमारा नाम लिख लो, हम भी पढ़ेंगे। कहले कैसे नहीं लिखा जाता है, 1 रुपया लगता है, 1 रुपया लेके आएंगे तब देख लो। 1 रुपया कर लेके गए तब नाम। ऐसे ही छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ की प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करता था। वहाँ से निकलने के बाद 5वीं पास किया तो वहाँ से 5वीं पास से एक आध ही कोई बच्चा निकला होगा। मैं इस जिले लेवल पे आया, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। हॉस्टल में मेरे मौसा जी के लड़कों ने एडमिशन करवा दिया। संयोग से हमारे राजीव जी के पिताजी उस समय हमारे बार्डर हुआ करते थे, उन्होंने हमको वहाँ से गढ़ा। मतलब कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को चाक पर रखता है और फिर तो इसके पहले मिट्टी बनती है, फिर चाक पर रखे तो चाक पर रख करके फिर इनके पापा ने हमको गढ़ा। 3 साल हमारे बार्डर रहे, हमारे स्कूल में टीचर भी थे इंग्लिश के। उन्होंने कुछ शिक्षा हमको दी। सबसे बड़ी शिक्षा यही कि ईमानदार रहें, पंक्चुअल रहें और अपने काम को तन्मयता से करें, आपको सफलता मिलती रहेगी। तो उसका परिणाम आज मैं यहाँ हूँ। राजीव उस समय प्राइमरी भी नहीं पढ़ते थे जब हम 6ठी क्लास में आए थे। उनके साथ खेलते रहते थे, खिलाते रहते थे उन लोगों को। जब मैं 8वीं में आया तो टीचर लोगों से मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। सबसे पूछा मार साहब कौन सा विषय ले, पर हमको तो पता नहीं। उन्होंने बताया कि गणित कठिन होता है। गणित कठिन होता है, ठीक, इससे बनते क्या है गणित से? कल इंजीनियर बनते। इंजीनियर क्या होता है? गांव के इंजीनियर जी मकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं। अच्छा ये सब। तो मैंने मैथ्स लिया। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देखने में गया उस दिन का वाकई मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं तो 1% बनावटी नहीं हूँ। गांव में तो पेपर जाते नहीं थे, टीवी पे कुछ समाचार सुनने को मिलते थे। तो पता चला कि आज रिजल्ट आ गया, तो मैं 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के गया और वहाँ पर पेपर आता था 11 को। मेरे गाँव वहाँ से 10 किलोमीटर। तो वहाँ जा कर के मैं सब लोग 8-10 लोग बैठे हुए, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, वहाँ रिजल्ट देखना, भैया रिजल्ट देखना, 11वीं का रिजल्ट आया हमारा, सप्लीमेंट्री में देखना यार, सप्लीमेंट्री में होगा मेरा। तो मैंने दूर से झाँक के देखा, भैया हमारा भी देखते रिजल्ट। क्या लगता है मैं सप्लीमेंट्री में देखे कि 3rd डिवीजन में देखे, तो 1st डिवीजन में देख लूँगा। मैंने कहा देख, अरे ये रोल अरे कौन गाँव को पहचान बोले, कल कौन को मोड़ा है, कौन को पता है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ से पास होने के बाद रिजल्ट आगे रिजल्ट नहीं आया था, इसके पहले 80 में कुंभ का मेला था उज्जैन का।
बजट नहीं आया, स्कूल कुंभ के मेला में गए और SGSITS को मेरे को देखने की इच्छा हुई कि SGSITS में अपने एडमिशन लेंगे। MSc हो नहीं पाएगा, उसमें अंग्रेजी चाहिए थी ज़्यादा, तो रिजल्ट नहीं आया तो उसके पहले लिखना है, तो मैंने कहा कि चलो अपन SGSITS देते आएंगे। तो PC सक्सेना साहब फिजिक्स के लेक्चरर हुआ करते थे। उज्जैन से इंदौर जाने के बीच में ट्रेन में हम दोनों की मुलाकात हो गई। अचानक तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, उनकी वो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको देखने जा रहा हूँ। क्यों, क्या करो, कि वहाँ पढ़ूँगा, कहाँ पढ़ेगा, तो अभी 11वीं का रिजल्ट आएगा, वो नहीं जाओ, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लग तो नहीं नहीं मेरे को हो जाएगा एडमिशन, मैं कॉन्फिडेंट उनके पास। अच्छा, मैंने नंबर ले लिया, उनका नाम पता कर लिया, उज्जैन इंदौर पहुँचे, इंदौर के ऊपर खाली देख डाल के वापस आ गए। फिर ये घटना ये घटी, तो रिजल्ट आया तो फार्म भरा हमने, हमारा वहाँ का कॉल लेटर नहीं मिला, लेकिन हमको पता चल गया कि SGSITS में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ जा करके सबसे पहले PC सक्सेना साहब कौन है, PC सक्सेना साहब कौन है, ढूंढा, बल्कि सर मैं आ गया हूँ, मेरा एडमिशन करवा दो, कैसे करना। वहाँ उन्होंने मदद की, एडमिशन हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी किस्मत खराब कहिए या ये कहिए कि जो किस्मत में होता है वो क्या रहता है। मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया इन द सेंस, सारे सब्जेक्ट तो नहीं, कुछ सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट रुक जाते हैं तो प्रमोट नहीं करते थे SGSITS में, बाकी में सभी में प्रमोट हो जाते हैं। अब हालत खराब, सबसे नाता तोड़ दिया, अलग रहने लगा। 5 साल में बाहर रहा, मेहनत मजदूरी की और किसी से मिलना जुलना नहीं। लेकिन जैसा कि राजीव जी ने बताया और सभी ने बताया, मैं अपनी कहानी सुनाने में मेरे को शर्म नहीं आती। चोरी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की, कोई गलत काम तो नहीं किया, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, उससे मेरे को एनर्जी मिलती है। तो क्या हुआ कि एक दोस्त ने, भीकम सिंह, अभी रिटायर हो गए, वो भी MPB में EE थे, उसने सहारा दिया, चले यार तू इधर आया मेरे पास में। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में पास हुआ 86 में, फिर मेरा ग्राफ ऐसे चला, फर्स्ट क्लास पास हुआ। मेरे बैच वाले दूसरे लोग फर्स्ट क्लास इतने पास नहीं हुए, तो उस समय फर्स्ट क्लास आना थोड़ा सा कठिन हुआ करता था, और जिसमें हम बिल्कुल लोअर प्रोफाइल के आदमी को प्रथम श्रेणी आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मैंने क्या किया, प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद में अपनी प्राइवेट नौकरी टीचरों से मेरी बहुत अच्छी बनने लगी। इवन JP श्रीवास्तव साहब का नाम सुना होगा, जब वो मीटिंग में बोलते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के लोग सुनते थे उनको, उनसे मेरी पारिवारिक संबंध हो गए। उन्होंने कहा कि सर मोहन तुम ये लेक्चरशिप का फार्म भरो। मैंने कि नहीं सर मैं नहीं भर पाऊँगा, मेरे सामने 60 बच्चे रहेंगे, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है, तो पढ़ाऊँगा कैसे। चले नहीं तो डिप्लोमा का भर दो, इंजीनियरिंग का नहीं भर। मैंने डिप्लोमा का भरा, इंजीनियरिंग में तो नहीं हुआ मेरा, डिप्लोमा हो गया। फिर कहने लगे सबके कॉल लेटर आ गए, इंटरव्यू हो गया, अब ज्वाइनिंग कहाँ करोगे, क्या करोगे। उन्होंने कहा ज्वाइनिंग का मुझे क्या पता, जहाँ का आएगा वहाँ नौकरी करेगा, नहीं करे तुम जाओ। PC शर्मा साहब वहाँ हैं और वो सेक्रेटरी हैं, और उनसे जाके मिलो, कहाँ की चाहिए तुम पोस्टिंग वहाँ करो, मेरा नाम ले देना। मैं आया, सर हकीकत वो 8-10 लोगों के साथ मीटिंग ले रहे थे, मैंने अपना नाम लिखा और उनको चिट्ठी भेजी। तो फट से जैसे चिट्ठी आई, मीटिंग को छोड़ देते लोगों को, वो बुलाया, वो मेरी पूरी जीवनी पढ़ने लगे। ये मोहन है, ये JP श्रीवास्तव साहब ने भेजा है, ये बच्चा गांव का है, इसने ऐसी पढ़ाई की, ये ट्यूशन करके पढ़ा और फलाना। ये क्या? हाँ तो बोलो भाई क्या चाहते हो। मैंने सर मेरे को भोपाल में मिल जाए। चले नहीं बेटा, भोपाल में तो परेशान हो जाओगे तुम। तो फिर मैंने की वो कहाँ, उज्जैन का बात, तो तुम बहुत लेट हो गए, सबकी पोस्टिंग हो चुकी थी उस समय तक। तो उज्जैन की भी सीट भर गई होगी, लेकिन गाली मत देना, बाहर तुम्हारा नहीं हो पाए तो मैं कोशिश करता हूँ उज्जैन के लिए। तो मेरा पचोर में उस समय कैंप पचोर उज्जैन में लगता था, तो वहाँ मेरा पोस्टिंग हो गया। और इस प्रकार से मैं
संघर्ष करते हुए यहाँ आया। 13 साल मैंने पचौर में नौकरी की। 13 साल में मैंने लेक्चरर से एचओडी से प्रिंसिपल का काम देखा, डीडीओ भी रहा हूँ। लेकिन संघर्ष भी बहुत किया। यहाँ की पानी नहीं था, दिन में पानी भर के भी लाना, बच्चों को भी देखना। बच्चों का जन्म वहाँ हुआ था, बेटी का जन्म हुआ, तब इनका नया जीवन है। ऐसी स्थिति निर्मित हुई, ना तो मेडिकल फैसिलिटी ना कुछ। तो वहाँ से बहुत मैंने संघर्ष देखा, किया। और जब 2003-04 से मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, कहीं से कुछ राह नहीं मिल रही थी। फिर इनकी बदौलत एक पचौर के सज्जन से मुलाकात हुई और इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवाने में काफ़ी मदद की। लेकिन ट्रांसफ़र लिस्ट में तो नाम आ गया, लेकिन पारिक साहब के साथ में मेरी एक कंडीशन जोड़ दी गई कि एफजीदार के पदभार ग्रहण करने के पश्चात ही इनको कार्यमुक्त किया जाए। अब क्या करें, बड़ी आफत। यहाँ के पारिक साहब सीधे मुख्यमंत्री के साइन से नोटिस चला करके उन्होंने रुकवा लिया, उनका पदभार ग्रहण हो ही नहीं सकता। आप क्या करें? वही सीधापन। आज जो आप मेरे को सीधा सीधा कह रहे हैं, मेरे में कोई वो नहीं। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अपनी प्राइवेट में नौकरी करूंगा, किसी से कहना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। इनके पापा कमिश्नर इनकम टैक्स हुआ करते थे उस समय। इन्होंने कहा कि भैया से बोल दो, मैं नहीं बोलूँगा मैं। पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा, नहीं बोलूँगा। तो कह ले तुम नहीं बोलोगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ? मैंने तुम बोलो, आराम से बोलो, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। तुमको बोलना है तुम बोलो, मैं नहीं मांगू, ना पैसा मांगूंगा ना मदद मांगूंगा। तो इन्होंने भैया से कहा कि भैया ऐसी बात है, इसका 6 महीने बाद हो गया था, ठीक है। तो मेरे पास उनका फ़ोन आया कि ले ट्रांसफ़र हो गया है, तो फिर क्या करना चाहे? कुछ नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहीं ना वकील के पास जा सकता हूँ ना कहीं। मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कल लिख के दे रहा हूँ और मैं नौकरी नहीं करूँगा, पचौर नहीं जाऊँगा दोबारा से, और मैं प्राइवेट नौकरी करूँगा। क्योंकि मैं इतनी शक्ति है कि मैं अपना परिवार का भरण पोषण कर लूँगा, चाहे मैं मजदूरी कर लूँगा, मगर नौकरी नहीं करूँगा। और बस, और कुछ नहीं। चले नहीं, तुम कल जबलपुर जाओ। उनकी जबलपुर जाने के लिए मेरे पास किराया ही नहीं है मेरे पास में। किराया नहीं, कल चल मैं किराया देते। मैं किराया किसी से लूँगा नहीं, आप दे रहे हो तो दो, नहीं तो मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊँगा। उन्होंने व्यवस्था की, 10,000 रुपये दिए, वकील के पास भेजा। 3 दिन में मेरा स्टे ऑर्डर आया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस समय फर्स्ट ईयर पढ़ते थे जब मेरी शादी हुई थी। इसको मैं बोलता था कि बहुत सीधा बच्चा है, सीधा। आज GM हूँ, वो अपने मम्मी पापा की बदौलत बहुत सिंसियर, बहुत ही मेहनती रहे इनके पापा। उनके मार्गदर्शन में मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। मैं बता दूं कि इनकी भुआएँ 3-4 भुआएँ, सबसे ज़्यादा प्यार मेरे साले साहब से मेरे को मिला है, पूरे परिवार में। और उनके मार्गदर्शन में मैं पढ़ता रहा। और आज वो अकेला आया है, मैंने भी आई थी कल, आज नहीं आ पाई है कारण से। तो मेरा ये ऐसा जीवन सफर रहा है, काफ़ी कष्ट कंठों में रहा है। ये कहानी मैं बच्चों को भी सुनाता रहता हूँ कि जितना कष्ट कंठों में जिनका जीवन सुमन खला, गौरव गंध उन्हें भी उतना अत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो मेरे को आज सब कुछ मिला है, बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, और आज इतना सम्मान किया मैंने कभी स्वप्न में सोचा नहीं था। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे
ना इच्छा थी, मगर एक तो गुप्ता जी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके कि नहीं हम तो स्वागत करेंगे और ये करेंगे। इन्होंने 2-3 महीने पहले तो कलेक्शन कर लिया सबसे, साथ में इनको ले लिया। अब इनके साथ मेरा ज़्यादा बैठा उठना, और इतना अच्छा फंक्शन करवाया कि कल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला सफाई कामगार से लेकर के प्रिंसिपल सर तक कि किसी ने कोई कमी की बात कही हो कि ये कमी रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने अरेंज करवा दिया था। कल सब लोगों ने आए, ऐसा बताया कि इतना गैदरिंग जितना कल हुआ है इसके पहले शायद इतना गैदरिंग नहीं हुआ था। डायरेक्टरेट के, सेक्रेटरीट के या कैडर हॉस्टल के या RGPV के सभी जगह से लोगों को जिनको मैंने बुलाया सब लोग आए। तो सब लोगों का स्नेह है, प्रेम है, इसी से मेरे को बल मिला है और यही मेरी ऊर्जा है। और आप लोगों का ऐसे ही स्नेह प्रेम मेरे को मिलता रहे। और जैसा कि आप कहते रहे कि प्रैक्टिकल के लिए आते रहना, प्रैक्टिकल क्या है, मैं तो वैसे भी आता रहूँगा। आज जब बोला तो कब प्रैक्टिकल तो बहाना रहेगा। और मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी क्योंकि मैं स्कॉलरशिप में रहा हूँ, तो सर ने भी एक बार थोड़ा सा बहुत रूप देख लिया था मेरे ख्याल में। शॉर्ट टेम्पर हूँ मैं, शॉर्ट टेम्पर हूँ। कंट्रोल करो, हो जाएगा तो एक बार का वाकया है, सर के साथ ऐसा हुआ कल HOD सभी लोग समय पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप सर से बात कर लो, ये फ़ोन नंबर है। तो मैंने सर का फ़ोन नंबर दे दिया। तो फ़ोन आया, कहले आपकी स्कॉलरशिप कौन देखता है, क्या कर रहा है, ये काम नहीं हुआ। मैं RGPV के नहीं, शायद RGPV के नहीं, मेरे ख्याल से व्यापक की परीक्षा की ड्यूटी में था। सर का फ़ोन आया, मेरा नंबर क्यों दे दिया। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मैं आपके बिहार में काम कर रहा हूँ। जब लोग काम करके नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूँ, आपका नंबर क्यों नहीं दूँ, आपके बिहार में काम कर रहा हूँ। पहले आज के बाद मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा आपके पास। पहला टेन्योर सर का खत्म हो गया, जब दूसरे टेन्योर में आए तो मैंने सर को वही वुमेंस पॉलिटेक्निक में कोई मीटिंग में गया था तो वही बताया, सर मैं कि पिछली बार ऐसी घटना घटी थी अपने साथ, मैं कि ऐसी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपका साथ भी चाहिए मेरे को, केवल मैं जो लिखता हूँ उसको थम्स अप कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, उतना ही सहारा बहुत है मेरे लिए, वही ऊर्जा देगा मेरे को। तो सर ने मेरे को साथ दिया। आज तक कलेक्टेड एक बार भी नहीं ले गया, कमिश्नर ऑफिस में कलेक्टेड कभी नहीं गए, जबकि मैं TK श्रीवास्तव साहब को तो 2-3 बार ले गया। डोंगरे साहब को भी 1-2 बार ले गया। सर की मेरी एक ही बार हॉट टॉप हुई, फोन पे हुई, वो भी आमने सामने नहीं। TK साहब की तो पता है। सर ने काफी मेरे को मदद की और इतना स्मूथ स्ट्रीमलाइन करवा दिया मेरे स्कॉलरशिप का काम के, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई भी हर्डल सब यहाँ नहीं बचे हैं। और आशीष पुरिया मैं तुमको कहूँगा, कहाँ चले गए कि सर का अगर हाथ रहेगा ना तो तुमको कुछ चिंता नहीं होगी। और हाँ, हंस रहेगा ना, संभाल लेना। मैंने बहुत उसको मोटिवेट किया, तब जाके लिया चाय। तो थैंक यू, आपके स्नेह, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपसे एक बार मुलाकात हो गई है तो उसको भूल जाइएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद करें जी। पहले सब लोगों ने बोला कि बहुत सीधे हैं, फिर सबने हमें बताया, फिर हम थोड़े से खुले। तो एक्चुअली में सीधे नहीं है, फोकस है। उनको जो काम देंगे वो करके ही बताएंगे,
हमें ऐसा करना है, भले ही उसके लिए प्रिंसिपल से बात करना हो, भले ही उसके लिए कलेक्टर से बात करना हो, भले किसी से बात करना हो। ये उनकी खूबी है, यदि उनको काम दे दिया तो काम वो पूरा करके ही आएंगे। हम इस कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हैं। मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि सॉवरेन श्रीफल के द्वारा सितारिया जी का स्वागत करें। आप आओ ना राजीव सर, यही कुछ भी हो, तुली जी का बीच में रहना बहुत जरूरी है। आइए आप लोग आइए, आओ मैडम, आओ ना, बैठो मैडम, आइए आप लोग, शोभना मैडम कैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको रहना, फोटो अब आते हैं बड़े पास को इसमें भी तुली जी चलता हूँ बैतूल से चल के आए। इनको खुद तक किया आइए सुनो सर शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे। मेरे को ऑफिशियली 30 रुपए एक डॉलर का बोला। अच्छा 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 अच्छा, ये ग्रुप ले लो, पूरा ले लो भाई। अभी बोलना पास में हो जाएगा बड़ा बोलिए सर। यार थैंक यू। मैम थोड़ा सा पीछे, मैम सामने, मैम पास आ जाइए। थैंक यू। आपका फोटो हो जाए तो होल्ड करवा देना।
हाँ